नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। पिछला चैप्टर हमारा खत्म हो गया कंपैरेटिव, अब हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव को बोलते थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कॉमन साइज। हमारे सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर हो गया एक तरह से 12। 7 चैप्टर डिसोल्यूशन तक पार्टनरशिप फॉर्म में थे, 8 और 9 शेयर्स डिबेंचर, 10 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 11 कंपैरेटिव। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर नंबर बना 12। अल्टीमेटली ये चैप्टर नंबर है 12। तो चैप्टर नंबर 12 है कॉमन साइज स्टेटमेंट। बस कर यार हर्ष। कॉमन साइज स्टेटमेंट, पहले तो इसका नाम लिखो जिस जिसको बुक मिल गई है, अदरवाइज आप अपनी कॉपी पे लिखो चैप्टर नंबर 12। बस करो रिया। बुक मैच करवाऊंगा फिलहाल के लिए, चैप्टर नंबर 12 ये बन रहा है हमारा। बुक में छोटी मोटी 1-2 एरर्स अभी रह गई हैं जल्दी के चक्कर में। अगर आप बुक का इंडेक्स देखोगे, कमल बस करो, बीच में मत बोलो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। चैप्टर नंबर 12 अगर इंडेक्स में देखोगे, इंडेक्स में तो शायद चैप्टर 12 ही लिखा होगा। तो इंडेक्स ठीक बना हुआ है, ठीक है। तो बुक में ना आपको शॉकिंग लगेगा, ये चैप्टर ही नहीं है, पेजेस। सुन लो अब, क्योंकि कंपैरेटिव चैप्टर और कॉमन साइज चैप्टर जो है ना, उसका जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है। बस क्वेश्चन वाले नीचे बताएंगे कि प्रिपेयर कंपैरेटिव पी एंड एल या कॉमन साइज पी एंड एल। क्वेश्चन सेम आने वाला है कंपैरेटिव का और कॉमन का। पहले सुन लो, कंपैरेटिव और कॉमन में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि ये चैप्टर मैंने पिछले क्लास में लिखा था भगवान का प्रसाद, तो इतना इजी चैप्टर है, तो सीबीएसई इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन डालेगी, वो मुझे नहीं पता। पिछली बार जैसे कंपैरेटिव आ चुका है, पिछली बार कॉमन साइज आया था कि कंपैरेटिव आया था, पिछली बार जो भी आया था बच्चों का भी बच्चों वाला क्वेश्चन आया था। इतना इजी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की परसेंटेज निकली थी 50-50-50-50-50। अभी जो हम कंपैरेटिव में करके आए, हर आइटम की अलग परसेंटेज निकल रही थी ना, किसी की पॉइंट में, किसी की 40-50-10। जो सीबीएसई में इस बार क्वेश्चन आया था वो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, जिसको थोड़ा बहुत भी आता होगा कि हल्का सा भी, उसके भी 4 आउट ऑफ 4 आ गए होंगे। मेरे को मेनली ये नहीं बताना कि पिछली बार बड़ा इजी आ गया था, वैसे भी इजी आता है, लेकिन पिछली बार इजीएस्ट आ गया था पिछले 10 सालों का। कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों चैप्टर में से कोई एक की चॉइस आएगी, एक की चॉइस यानी कि कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। एक टाइम पे तो इन्होंने ना इन दोनों क्वेश्चंस को डाला था विद चॉइस, जिसको कंपैरेटिव आता है कंपैरेटिव कर लो, अदरवाइज कॉमन साइज। अब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन डाल देंगे, या तो कंपैरेटिव का पी एंड एल बैलेंस शीट, नहीं तो कॉमन साइज का पी एंड एल बैलेंस शीट। दोनों के क्वेश्चन फ्रेमिंग बिल्कुल डिट्टो है। क्वेश्चन देख के आपको पता थोड़ी चलेगा कंपैरेटिव बोल रहे हैं कि कॉमन साइज, मुझे वहां पे नीचे पढ़ना पड़ेगा कि कॉमन साइज मांग रहे हैं कि कंपैरेटिव। सबसे पहले कंपैरेटिव को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये मेरी बुक का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा सही जा रहा है कि नहीं, बिजनेस की ग्रोथ सही जा रही है कि नहीं। तो मुझे बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का ट्रेंड कैसे पता चलेगा? अपने कंपनी के कागज देख के, अपने कंपनी का प्रॉफिट लॉस चेक करके। मुझे याद थोड़ी रहेगा पिछले साल कितने है, तो सारा मैं डाटा बनाता हूं, उसको देखना पड़ता है। सेम ऐसे ही सेकंड जो मेरा एनालिसिस है, सेकंड एनालिसिस है मेरा कॉमन साइज। मैं हर इंडिविजुअल आइटम का देखना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बिजनेस में सेल है 100 रुपए की, ठीक है जी, ये मेरी आरएफओ है। अब हम कर चुके हैं, आरएफओ क्या होता है, सेल्स। अब जब मैं एक्सपेंसेस देखने लग रहा हूं, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो है 35। तो इसका मतलब है टोटल सेल में से 35% तो मेरा सैलरी में चला जाता है। फिर आगे है एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जो हमारे हेड में आता है अदर एक्सपेंसेस में। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 60%। तो आप सोचो आपकी कंपनी कितनी घटिया बेकार है। आप अपने सामान बेचते हो कस्टमर को 100 रुपए का, जिसमें से 60 रुपए एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हो, 35 रुपए सैलरी देने में, फिर सामान खरीदते होगे, परचेज करते होगे, डेप्रिसिएशन,
कितने सारे खर्चे होते हैं। तो यहां से कॉमन साइज में मुझे ये पता चलता है ओवरऑल इंडिविजुअल आइटम ओवरऑल का कितने परसेंट है। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट में यहां पे आता है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस या कुछ लगा लो, फिर आ जाता है टोटल। तो मैं देखना चाहता हूं जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है समझ लो 25, टोटल है ये 200, तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के टोटल में कितने परसेंट है, 12.5%। शेयर कैपिटल समझ लो 50, तो ये कितने परसेंट है, 25%। तो कॉमन साइज में मैं किसी एक आइटम को कॉमन मान लेता हूं, जैसे कि बैलेंस शीट में टोटल को। आपको पता है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट एक ही चीज होती है या सेम रहता है? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम। तो चाहे आप टोटल लायबिलिटी का कॉमन बेस लो, चाहे टोटल एसेट को, एक ही बात है। तो मैं टोटल को बेस ले लेता हूं, फिर ये देखना चाहता हूं कि पूरी बैलेंस शीट में इंडिविजुअल आइटम टोटल का कितने परसेंट है। जैसे आपके 500 मार्क्स आए, उसमें से अकाउंट्स में आए 98, इको में आए 70, पंजाबी में आए 80, तो 80 जो है वो टोटल 500 का कितना पार्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो इसको बोलते होते हैं वर्टिकल एनालिसिस। तो अगर मुझे बैलेंस शीट का कॉमन साइज निकालना है, बैलेंस शीट का, तो उसमें कॉमन बेस किसको लेना है, या तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी को, यानी कि लायबिलिटी साइड के टोटल को, या फिर एसेट साइड के टोटल को। ये लिखा हुआ मैंने, किसको कॉमन बेस लेंगे, या तो लायबिलिटीज के टोटल को या फिर एसेट्स के टोटल को। अब इंडिविजुअल परसेंटेज निकालनी है मुझे हर आइटम्स की या हर मेजर हेड सब हेड की। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, वो वाली इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, खत्म। और अगर मेरे को पी एंड एल का करना है तो पी एंड एल में कॉमन बेस लेना है आरएफओ को। इधर मैं आपके सामने डाल रहा हूं, इधर पॉइंट, आरएफओ है 1150, अदर इनकम है समझ लो मेरे पास 350, तो टोटल इनकम आ गई 1500। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला याद है किसी को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो समझ लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 300। ऐसे ही सातों सब हेड निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, सातों सब हेड निकल के आ जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कंपैरेटिव पी एंड एल बनाने हैं। मुझे बताओ COMS की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की परसेंटेज कितनी है। तो इसकी परसेंटेज निकलेगी 300, कितने परसेंट आता है, 20%। बिल्कुल गलत है आंसर, इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मुझे पता था ये हर साल बच्चे निकलते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100, आई हैड टोल्ड टुक द बेस एज RFO नॉट टोटल इनकम। RFO को बेस लेना है, टोटल इनकम को बेस नहीं लेना। मेरी टोटल इनकम में अदर इनकम आ सकती है, रेंट रिसीव्ड आ सकता है, कुछ आ सकता है, तो मुझे सेल को बेस लेना है। तो 300 डिवाइडेड बाय 1150, पहली आइटम का निकालना हो 1150 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100। इस हिसाब से जो बच्चों का सबसे मेन डाउट आता है वो आता है टोटल इनकम पे। टोटल इनकम का अगर मुझे बेस निकालना हो 1500 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 100, बच्चे कहते हैं सर परसेंटेज तो 100 से बढ़ गई। तो किसने कहा कि हर, अगर मैंने एक स्टैंडर्ड आइटम 100% ले ली, क्या उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, वो तो जितना मर्जी अनलिमिटेड होता है, जितना मर्जी करो। तो जो आपका टोटल इनकम का परसेंटेज आएगा वो 100 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आप RFO को बेस ले रहे हो। RFO को अगर आप 100 का बेस ले रहे हो, अदर इनकम अगर कुछ आई समझ लो 20% 30%, तो ऑब्वियस है तो 130% ही आएगा। तो यहाँ पे इतना दिमाग थोड़ी ना लड़ाना है हमें। हमारे कंपनीज एक्ट ने बोला कि आपको पूरे बैलेंस शीट में, पूरे पी एंड एल अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं, पूरे पी एंड एल अकाउंट में हर आइटम की ना परसेंटेज मापनी है सेल के अकॉर्डिंग। क्योंकि अदर इनकम्स कभी कम होंगी, कभी ज्यादा होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी लॉटरी इनकम आ जाएगी, कभी टैक्स का रिफंड आ जाएगा। तो इतनी देर से ही तो कर रहा हूं। तो अदर इनकम में तो बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं, रिफंड ऑफ टैक्स, बैड डेट्स रिकवर, फलाना कुछ, क्या वो आपके सेल का पार्ट है? हम दुकानदारी के हिसाब से देखना चाहते हैं कि भाई बिजनेस वाइज बताओ, बिजनेस वाइज मेरी इनकम RFO होती है, सेल्स। सो यू विल टेक द बेस RFO नॉट टोटल इनकम। टोटल इनकम की परसेंटेज 100 से ऊपर आएगी, ऑब्वियस आएगी जब अदर इनकम है तो। क्योंकि अगर मैंने किसी चीज को 100 माना, फिर मैंने कहा उसमें थोड़ा और ऐड कर दो, तो अगर मैं अब टोटल करूंगा 100 तो पहले ले लिया, उसमें चाहे आप आधा भी ऐड करो तो 100.5 बन जाएगा, एक ऐड करोगे तो 101 बन जाएगा। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कैसे है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, सेम रहने वाला कंपैरेटिव कॉमन का, इसलिए मैंने अपनी बुक में कॉमन साइज का चैप्टर नहीं डाला, कंपैरेटिव में से ही करेंगे उसके क्वेश्चंस भी।
फॉर्मेट ये रहने वाला है। सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये कंपैरेटिव है चाहे कॉमन है चाहे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो तो सेम ही रहने वाला है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस फलाना, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब यहां पे बेस ऐसे लेने, पहले 2021-22 उसकी रुपीज और परसेंटेज, फिर 2022-23 ऊपर देख, फिर 2022-23 उसकी रुपीज और परसेंटेज। कैसे? क्वेश्चन में समझ लो शेयर होल्डर फंड है 400, दिख रहा है आपको? दिखना शुरू हो गया तो यस बोल दो, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, करंट लायबिलिटी, टोटल कितना हो गया? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है तो ऊपर लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 एंड 23। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31/3/2022 एंड 31/3/2023। सबसे पहले 21-22 का अलग होएगा टोटल, 22-23 का अलग होगा। अब इस पे ज्यादा खोपड़ी मत चलाना, सर दोनों का टोटल अलग कैसे होगा? भाई दो अलग अलग साल हैं, दोनों अलग ही होंगे ना, ऑब्वियस है। तो सबसे पहले मैं 21-22 का निकाल रहा हूं, रुपीस मेरे को क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो मैंने टोटल अपने आप करना है, नहीं तो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन भी हो, वो तो हम कर लेंगे टोटल। मुझे बताओ टोटल 1000 आया, यहां तक कोई डाउट है? करूं शुरू, प्रोसेस स्टार्ट करूं, सॉल्यूशन? मेरे को ये परसेंटेज बनानी है, मैंने देखो अभी डिलीट कर दी है। तो कैसे परसेंटेज निकलेगी? इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो पहले का बताना 400 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये बनता है 40%। मुझे नहीं लगता इसके बाद बताऊं तो मुझे लगता है उसमें भी आपकी इंसल्ट है अगर मैं आगे भी बताऊं। अगला क्या बनेगा? 500 अपॉन 100 अपॉन, ऐसे ही 2022-23 के रुपीस अलग होंगे, ये तो कॉमन सेंस है। इसका टोटल 1500 बना, क्या मैं ये चीज याद करवा सकता हूं? हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है इक्वल भी हो सकता है टोटल इक्वल आ जाए, आइटम्स अलग अलग हो। हमें नहीं सोचना क्या है, हमें मेरिट के ऊपर सोचना है। जैसा होगा, हमें प्रोसेस से याद कर लिया, रूल याद कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आए मुझे क्या लेना, पी एंड एल आए चाहे बैलेंस शीट आए। तो इसमें 600 अपॉन इंटू 100, 500 अपॉन 400 अपॉन, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन। अभी तो मैंने सिर्फ लाइबिलिटी साइड बनाई है, क्वेश्चन में नीचे अगर एसेट्स होगी तो एसेट भी बना लेंगे। कैसे फॉर्मेट बना? पहले तो वही पर्टिकुलर्स, फिर 2021-22 का रुपीस परसेंटेज, 2022-23 का रुपीस परसेंटेज। ये मैंने लिखा है फर्स्ट ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन का। बुक वाले दो प्रेजेंटेशन देते हैं, सेकंड प्रेजेंटेशन ये है। पहले 21 और 22 दोनों के रुपीस लिख दिए, फिर 21 और 22 दोनों की परसेंटेज लिख दी। मार्क्स किसी में भी नहीं कटेंगे, जो आपको फॉर्मेट इजी लगता है वो वाला फॉलो कर सकते हो। सर इसमें कैसे करेंगे? बेटा सेम तो है, इसमें वही था 400 500 100 टोटल हो गया 1000, बस इसकी परसेंटेज यहां लिख देना जहां पे अभी मैं सर्कल बना रहा हूं बस। मैं ये वाला फॉर्मेट कभी नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं बुक में दोनों है, टीचर जो आपका कराए ठीक है बढ़िया है, सीबीएसई में दोनों अलाउड है, तो मैं हमेशा ये फॉर्मेट लेके चलूंगा जो फर्स्ट ऑल्टरनेट था। पहले 2021-22 उसका रुपी परसेंटेज एक ही बार निपटा दो, 2022-23 उसका रुपीस परसेंटेज एक ही बार निपटा दो। चैप्टर नंबर 11 हमारी बुक में ओपन करो, कंपैरेटिव वाली में। पर्सनली मुझे कंपैरेटिव ज्यादा इजी लगता है कॉमन साइज से भी, क्योंकि इसमें ना दोनों की परसेंटेज निकालनी है, जो ज्यादा मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। कंपैरेटिव में एक तो अमाउंट निकालनी होती है, वो तो सीधा सीधा हो जाती है माइनस करके, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यार 1 का ए सिर्फ सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सामने स्क्रीन पे बस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के में ना मेजर हेड सब हेड बना के दिए हुए हैं। याद है पिछले चैप्टर में भी मैंने ये नहीं करवाया था, क्योंकि मेजर हेड सब हेड बना के दिए गए। सामने से देख रहे हैं एक बार के लिए, देखना फॉर्मेट यहाँ पे रफली सा बना रहा हूं मैं थोड़ा, ये पहले बना रहा हूं 23-24 का, बताना फॉर्मेट 23-24 है तो क्या क्या बनेगा। इधर रुपीस इधर परसेंटेज। पहले का सिर्फ इतना बता दो, क्या डिवाइडेड बाय क्या, 3 लाख डिवाइडेड बाय 7,60,000 इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय। अब आप खुद बताओ है कुछ करवाने वाला? इसमें दिक्कत कहां पे आएगी? टीचर ना अपना पल्ला झाड़ जाता है यही बोल के कि है कुछ करवाने वाला, इतना तो इजी है।
दिक्कत कब आएगी, जब परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन तो हाई चाहिए, नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ नॉलेज इतनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, तो उसको सेट करना पड़ेगा पहले। अगर क्वेश्चन 2 जैसा आ गया जिसमें मेजर हेड और सब हेड ना दिए हो, आइटम्स दिए हो, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट बनाओ, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31/3/2024 एंड 31/3/2025। देखना साल ठीक लिखे हैं मैंने, 24-25 है बुक में, देखना 23-24 और 24-25, फिर ठीक तो हो गया। नहीं, 22-23 एंड 23-24, 31/3/2023 एंड 31/3/2024। पहला हो गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिर उसके बाद ये लाइन लगा के ऐसे, फॉर्मेट देख लो जी, ऐसे बनेगा। ये बन गया 2022-23, उसकी रुपीज और परसेंटेज 2023-24, उसकी रुपीज एंड परसेंटेज। नोट नंबर, ये बन गया फॉर्मेट। नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद पहला मेजर हेड बनने वाला है, फर्स्ट मेजर हेड, ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में देखो शेयर होल्डर फंड क्या डायरेक्टली गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो इसके सब हेड बनेंगे अब। तो इसका सब हेड बना लो ए और बी करके, शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। वैल्यू बता दो यार शेयर कैपिटल की। 10 लाख पहले की, 2022-23 की दूसरी, दोनों की 10 लाख। ध्यान देना परसेंटेज में वैल्यू मत भर देना, ऐसे लिखनी है वैल्यू जो सामने लिख रहा हूं मैं रुपीज में, कहीं परसेंटेज कॉलम में भर दो गलती से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा। रिजर्व एंड सरप्लस बता दो। 6 लाख, 12 लाख, डिफरेंस कितने का? नहीं बोलना, क्योंकि कंपैरेटिव, हाँ क्योंकि वो कंपैरेटिव में काम आता है ना, यहाँ पे नहीं काम करना, ये ध्यान में रख लेना। कभी कभी ना सबसे इजी चीज ही सबसे तंग करती है पेपर में। उसके बाद ये दो हो गए, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी गुडविल इन्वेस्टमेंट करंट, नहीं पहले सबसे एंड में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर पॉइंट नंबर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देख के बताना वैल्यू क्या थी, 5 लाख, 4 लाख, पूरा पूरा लिखना है, 5 के बाद 5 जीरो, 4 के बाद 5 जीरो। इसके बाद करंट लाइबिलिटी, क्वेश्चन में है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर देखना कितने मेजर हेड दिए हुए हैं, सब हेड सॉरी। एक तो दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, बोलो ट्रेड पेबल की वैल्यूज। 10 लाख, 9 लाख और 12,70,000, तो 9 लाख इधर हो गया, 12,70,000 इधर हो गया। कोई और करंट लाइबिलिटी है क्या, देखना कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, कुछ नहीं है। अब हमने करना है जी इनका टोटल, बैलेंस शीट का टोटल करो,
30 लाख और 38,70,000। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर सामने देखो एक बार के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल को बेस लेते हैं, ये लो बेस लेके मैंने इसकी परसेंटेज तो निकाल ली 100%। टोटल को बेस लेना है तो 30 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 38,70,000 डिवाइडेड बाई 38,70,000 इंटू 100। टोटल तो हमेशा 100 ही लेना है ना, अपने मानना ही इसको है 100। आगे आ जाओ एसेट्स वाली साइड पे। तो ये खत्म हो गया जी इधर पॉइंट नंबर 2 एसेट्स। पहले मैं बैलेंस शीट खत्म कर रहा हूं जान के, परसेंटेजेस या अभी तक मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले एक बार सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। एसेट्स, इसके अंदर पहला मेजर हेड होता है नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है पहला सब हेड पी, पीई एंड आईए, फिर इसके अंदर फर्स्ट सब हेड पी, पीई। इस क्वेश्चन में सब हेड के अंदर भी आइटम्स दी हुई हैं। अगर आप देखोगे ना पीपीई का कोई भी टोटल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार के लिए। पूरे क्वेश्चन में पीपीई का कोई टोटल नहीं दे रखा, उसकी ये आइटम्स दे रखी हैं, ये वाली आइटम्स। तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो फर्स्ट बुलेट डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरी है प्लांट एंड मशीनरी। अब बता दो लैंड की वैल्यू दोनों सालों की। 15 लाख और 16 लाख। परसेंटेज में मत भर देना गलती से, थोड़ा सा अवेयर रहना पेपर में भी। हमेशा मुश्किल चीज हम पेपर में सोल्व कराते हैं क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसा बना होता है कि टफ चीज है केयरफुली करनी है, इजी चीज में ही हम गलतियां करके आते हैं। इसीलिए सबकी जुबान पे एंड में ना पेपर के बाद एक ही होता है, सर ये सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक। कभी कोई आके ये नहीं कहता सर ये चीज मुझे आती नहीं थी, सर टेक्निकली गलत हो गया ना, जस्ट सिली मिस्टेक हो गई। रीजन क्योंकि हम इजी चीजों में गलती करके आते हैं, मुश्किल वाली चीजों पर हमारा ना माइंड सेट होता है यार ये थोड़ी मुश्किल है, ध्यान से करना है। तो ये थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करके चलना। प्लांट का दोनों वैल्यू बताना। 6,30,000। अब इसके बाद गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट में से भी था कुछ, देखना। गुडविल है, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड सब हेड बना रहा हूं। सेकंड सब हेड पीपी एंड आईए में 4 सब हेड होते थे, 2 बना रहा हूं मैं यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स। सिंपली आईए बना रहा हूं, आईए इनटेंजिबल एसेट। अब इसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आइटम गिवन है, सो आई एम राइटिंग द आइटम नोट सब हेड गुडविल। टेल मी द वैल्यू। 1 लाख, 1 लाख और दूसरे साल की 0। इसके बाद क्वेश्चन में देखना आगे क्या क्या गिवन है। इन्वेस्टमेंट है हमारे, इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को किस वे में लिखना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए नंबर 2 बना के, ये इसके बाद जहां पे मैंने अब एरो खींची है। फर्स्ट सब हेड था पीपी एंड आईए, उसके सब हेड खत्म हुए, तो सेकंड सब हेड होता है नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सीधे ऐसे वैल्यू दी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्यों बनवाई है, दी हुई है। हाँ फिर बताओ कितनी है। 1 लाख और 1,20,000। आप इसके नीचे ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने ही लिख सकते हो ये, ठीक है जी। किसी ने नहीं लिखना तो उसके नीचे दोबारा से सब हेड आइटम बना के लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलाउड है। अब क्या बनेगा मेरे पास, बॉक्स में बनेगा सेकंड सब हेड करंट एसेट डायरेक्ट गिवन है या कोई सब हेड गिवन है उसका, लिखो जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का बोलना, वो बोलना वैल्यूज। 8 लाख, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट का टोटल ऊपर वाला लाइबिलिटी का बराबर ही होगा। एक बार करके देख लें, या किया किसी ने। 15, 5, 20, 22 और 8, 30 लाख बन गया। 16, 6, 22, 23,
23 और 15 38, 38,70,000 यही था, ऊपर 38,70,000, ठीक है 38.70 लाख। अभी तो इतनी मेहनत करी है हमने सिर्फ लिखने पे, क्वेश्चन तो अब सोल्यूशन तो अभी स्टार्ट होगा सही मायने में। तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ, सबसे पहले वाले पे 2022-23 की शेयर कैपिटल पे आना, 2022-23 की शेयर कैपिटल पे। यहाँ पे ना हम ईयर वाइज करेंगे, पहले पूरा 2022-23 खत्म करेंगे फिर 23-24, अदरवाइज डिवाइड करने में कंफ्यूजन होगी। 1 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख गुना 100, किसी ने निकाला तो बता दो पहला। है हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा मुझे पता है ना। 3.33, 1 लाख नहीं है, फिर 33.33, 34 नहीं लेना इसको, 33.33 लेना है। 34 तब लेते हैं अगर 0.5 होता है, अगला राउंड फिगर तब लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, ये तो 20 निकल आएगा सीधा सीधा। अगला 50,000 है कि 5 लाख है, 16.67, अब बराबर होएगा 33 और 60। अगला तो आ जाएगा 30%। अब देखो इन सब का टोटल अगर 100 नहीं बना फिर आपका क्वेश्चन गलत है। अगर आपका परसेंटेजेस का टोटल, क्योंकि आपने टोटल को 100 मानना है तो फिर इंडिविजुअल आइटम्स का टोटल 100% होना चाहिए ना। इट शुड बी ऑलवेज 100%, क्योंकि आपने टोटल को बेस लिया है और इंडिविजुअल आइटम्स तो फिर टोटल के बराबर ही होंगी। तो 33 प्लस 16 50, 20 70, 30 100 बन गया बराबर। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, अब करेंगे दोबारा से 2022-23 का। अब 2022-23 में ढूंढो क्या कोई ऊपर वाली सेम आइटम है, तो परसेंटेज सेम उठा लेंगे ना। 1 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख वाली कोई आइटम है तो ऊपर क्या था उसकी परसेंटेज। तो बार बार करने मत लग जाना, और ये स्कीम अपने तक ही सीमित मत रखना, अपने दोस्तों को भी बता देना कि जो पहले सेम वैल्यू हो वो ढूंढो, ऊपर वाले से देख के चीटिंग कर लो, कॉपी पेस्ट। 10 लाख वाली है, हाँ तो देखो तरीके तो यही होते हैं ना पेपर में टाइम बचाने के। 10 लाख की परसेंटेज क्या थी सामने देखना, अब नीचे 10 लाख नहीं है 1 लाख है, तो एक पॉइंट इधर कर दो, 3.33, 3.33। पेपर में मैं मान गया आप लोगों को कैलकुलेशन आती है, लेकिन गधों की तरह करते मत जाना, जहां जहां पे थोड़ा सा दिमाग चल सके दिमाग चला लेना, कॉन्फिडेंस भी मिलता है इनसे हमें। उसके बाद क्या है, 15 लाख 30 लाख का आधा होता है, तो क्या बना 50। अब अगर आपको 15 डिवाइडेड बाय 30 करना पड़ रहा है तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया। 15 लाख परसेंटेज है, सॉरी वैल्यू, टोटल है 30 लाख, तो वो आधा हुआ ना, तो 50%। तो बाकी 8 लाख वाला आप निकाल लो। मैं तो सिंपल निकाल लूंगा भैया, 50 और 20 70, 70 3 73, ये 26.60 आ जाएगा। और ना मैंने बड़ा सिंपल देखा यार, मैंने इन चारों को प्लस कर दिया, वो 73 बन रहा था, 100 में से मैंने माइनस कर दिया। मतलब बड़े सारे तरीके हैं, जैसे जिसको सूट करता है वैसे कर लो। ये 100% हो गया, ठीक है जी, हाँ इधर वाला 100 हो गया। और अब आ जाओ 23-24 वाले पे, घर से अपने आप करते रहना, मैं अगले P&L पे आ रहा हूँ। मैं क्या कराऊं अब इसमें परसेंटेजेस निकलवाऊं यार, चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। परसेंटेजेस लिख ली सबने, एसेट साइड की लिख ली 50, 16.67, 3.33, 3.33, 26.67। आगे क्वेश्चन नंबर आओ जी आप लोग। सेवन के ए पे आ रहा हूं, नहीं 7 के नहीं, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक बार पॉइंट नंबर 6 देखना, एक बार पॉइंट नंबर 6 करवा नहीं रहा, बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट के बाद देख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बता सकते हो कहां पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 P&L बनाने, ये बनेगा अदर इनकम में, RFO क्वेश्चन में गिवन है, हमारा ध्यान नहीं जाता बैलेंस शीट या उसके नीचे।
पर्टिकुलर या बॉक्स के नीचे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने कंपैरेटिव चैप्टर में भी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बस बॉक्स में ना देके बाहर दिया हुआ है। और देखना कौन से साल में आने वाला है, ईच ईयर है तो दोनों साल में आएगा। ठीक है, 7 का ए कर रहे हैं हम। बनाओ फॉर्मेट, लिखो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 7A, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फॉर्मेट का नेम लिखो, जल्दी करो। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ, कॉपी चेक करा के जाना इस क्वेश्चन के बाद। मेरे को परवाह नहीं है किसी की क्लास 5 बजे या नहीं, फॉर्मेट अगर सही नहीं होगा, सारा कुछ नहीं लिखा होगा, मैंने बिठा लेना अगले 10 मिनट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014 एंड 31/3/2015। 31/3/2014 एंड 31/3/2015। बोर्ड में, प्री बोर्ड में आधा नंबर आपको फॉर्मेट के नेम का दिया जाएगा या काटा जाएगा, याद रखना इस बात को। स्पेशल दिया ना जाए लेकिन नंबर काटा जाएगा। यार रुक जो 7 का ना ए नहीं कर रहा मैं, 7 का बी कर रहा हूँ। 1 सेकंड, 30 लाख 3,20,000, 7 का बी करेंगे। ठीक है, 7 का ए नहीं करेंगे, 7 का बी। ईयर चेंज करना है सिर्फ, जहां पे 31/3/14 लिखा है वहां पे 31/3/2021 लिख दो, और जहां पे 15 था उसको 22 लिख दो। 7 का बी कर रहे हैं, बस कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ ईयर का नाम चेंज हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखो इनकम्स। हाँ ये वाला 16 कट कर दो यार, ये वाला 16 ना अपनी बुक में इसकी भी चेंजेस कर लो। अभी गलतियां बड़ी सारी निकलनी है ना, ये वाली बुक फर्स्ट रिव्यू है, मतलब हमने अपना तो रिव्यू कर रखा है 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी गलतियां निकलती हैं पूरी बुक में से। तो ये जो 31/3/16 ये क्वेश्चन में है ना, इसको आप लोग बना देना 22। सर पता कैसे चलता है 21 बनाना है कि 22? जो सबसे आखिरी साल होता है वो बनाना होता है। ठीक है, 2022 लिख देना इसको। लिखो जी, अब सबसे पहले फॉर्मेट ये बनेगा पर्टिकुलर नोट नंबर, फिर 21 का ₹, फिर 22 का ₹। पर्टिकुलर नोट नंबर, फिर 21 की ₹, फिर 22 के ₹। हाउ विल स्टार्ट विद RFO गलत है, इनकम्स पहले आएगा, इनकम्स का हेड सबसे पहले इनकम्स। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस RFO। पेपर में RFO मत लिख के आना, ट्यूशन में हम लिखते हैं RFO स्पीड मेंटेन करने के लिए, एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आनी है। RFO दोनों सालों की लिख लो बुक में से देख के, RFO दोनों सालों की लिखो। ईयर देख लेना गलत तो नहीं लिख रहे, 20 लाख और 36 लाख है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ईयर दूसरे एंगल पे दिए हुए हैं ना, पहले 22 दिया हुआ है फिर 21 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 7 का बी कर रहे हैं बेटा। अच्छा इधर देखो, हाँ मैंने समझाया नहीं, RFO 21 का कैसे निकालना है, कोई बात नहीं, 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगली लाइन में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो पहला साल 10 लाख का 200% क्या होगा? यार ये बात आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता, मैक्सिमम बच्चों को पता होगी, 200% यानी कि डबल, 100% यानी कि 1 टाइम, 200% यानी कि 2 टाइम्स डबल। तो 10 लाख का डबल कर दो, कितना हो गया? पहले साल RFO 20 लाख, दूसरे साल 12 लाख का 3 गुना, 3 टाइम्स 36 लाख। 300% यानी कि 3 टाइम्स 36 लाख। उसके बाद और इनकम्स हैं नहीं है तो टोटल कर लो, ये आ गया जी टोटल इनकम। और RFO को बेस लेना है
तो 100% हमने डाल दिया। वो चाहे एंड में कर लेंगे, पहले आप टाइटल वो बना लो सारा फॉर्मेट। 20 लाख 36 लाख। इस क्वेश्चन में अचानक से आरएफओ और टोटल इनकम सेम आ गई, तो इसलिए बेस दोनों का इक्वल सा ही बन जाएगा ना। अगर किसी क्वेश्चन में अदर इनकम्स भी होती हैं, समझ लो 3 लाख, फिर टोटल इनकम 23 लाख हो जाता। वो मैंने आधा घंटा पहले ही बता दिया था, तो 23 लाख को बेस नहीं लेना, विल टेक द बेस आरएफओ 20 लाख को। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर फर्स्ट हेडिंग याद है किसी को? फॉर्मेट एक बार के लिए याद करते हैं यार, बड़े दिन से किया नहीं। पहला सीओएमएस, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल नहीं होता। इन तीनों को अगर हम टोटल कर लें तो क्या बोलते थे? कोरफो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस। चौथा, पांचवा फाइनेंस कॉस्ट, छठवां डेप्रिसिएशन, सातवां अदर। फिर आ जाता था माइनस करके पीबीटी, फिर माइनस टैक्स, फिर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरे पास लिखो जी, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 10 लाख 12 लाख। प्री बोर्ड में पहले ही बता देता हूं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो चल रहा है, किसी ने सुन लिया सुन लो, लिखना है लिख लो। प्री बोर्ड में या तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल जहां पे परसेंटेजेस दी होंगी, नहीं तो आएगा मिसिंग फिगर। ठीक, बोर्ड में इसके हिसाब से जो भी हम कर रहे हैं ना 8th 7B, इसके हिसाब से तो बोर्ड में थोड़ा हल्का क्वेश्चन आएगा। प्री बोर्ड में ऐसा आएगा जो भी कर रहे हैं, तो हमें हमेशा तैयारी प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, उससे हमारा लेवल इंक्रीज होता है। बोर्ड में इजी आ जाए कोई चक्कर नहीं, लेवल तो बढ़ा के चलेंगे। आगे अदर एक्सपेंसेस, पहला लिख लिया 10-12? नहीं भाई, मैंने तो कहीं पे बताया ही नहीं, मैंने कहा आरएफओ को बेस लेना है टोटल। सेकंड है जी आगे अदर एक्सपेंसेस, पहला है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 10 लाख का 10% 1 लाख। 10% ऑफ सीओएमएस था ना, सीओएमएस 10 लाख है, तो पहले साल का आ गया 1 लाख। दूसरे साल का 20% है, तो 12 लाख का 20% 240। देखिए जी, ये लो 2,40,000, 1 लाख और 2,40,000। अब कर लो एक्सपेंसेस का टोटल। एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 11 लाख पहले साल का, 12 लाख और 2,40, 14,40,000 दूसरे साल का। अब निकालो क्या निकालेंगे? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 1 माइनस नंबर 2। सर ये क्या बोल रहे हो? नंबर 1 माइनस नंबर 2? नंबर 1 टोटल इनकम्स, नंबर 2 टोटल एक्सपेंसेस। तो 20 माइनस 11 बोलो। पहले साल का पीबीटी 20 लाख, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस है 11 लाख, तो 9 लाख आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे साल का बताओ, 36 लाख माइनस 14,40,000, 21,60,000। बिल्कुल ठीक है, निकाल लोगे ना ये तो। कैसे निकालना है? टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। एक्चुअली सामने सोल्यूशन में ना परसेंटेजेस फिल कर रखी हैं, तो तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी सी कंफ्यूजन, तो आप अपनी कॉपी पे कॉन्सेंट्रेट करके चलो। दूसरे साल का 36 लाख टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंस 14,40,000, तो 21,60 बन जाएगा, 21,60,000। दोनों सालों में टैक्स रेट देखना सेम है कि अलग है? सेम है, तो माइनस कर दो टैक्स। कितना टैक्स है? तो 4.5 लाख। क्या चीज है? किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। प्रॉफिट कैसे निकाला है? 1 माइनस 2, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो 9 लाख और 21,60,000 आ गया। उसका 50% टैक्स है, तो माइनस कर दो टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। 9 लाख का 50% आधा कितना होता है? 4.5 लाख, तो 4.5 लाख माइनस कर दो, पीएटी 4.5 लाख बच जाएगा। सेम ऐसे ही अगले साल का जो आधा बनता है 50%, वो बनता है 10,80,000, तो 10,80 माइनस कर दो, पैट 10,80 बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब निकालनी है परसेंटेजेस, जिसमें बच्चे पी एंड एल में कंफ्यूज होंगे। पूरे पी एंड एल में सिर्फ आरएफओ को बेस लेना है, सिर्फ आरएफओ को बस। यार पूरे सिलेबस में 2 ही बेस है यार पूरे चैप्टर में, टोटल एसेट्स और आरएफओ, और तो कुछ है ही नहीं।
इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा आपको क्लास लगानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बिठानी पड़ेगी। दो ही बेस हैं, या तो टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट बोल लो, टोटल लायबिलिटी बोल लो, या आरएफओ। इधर देखो जी, मैं आपको परसेंटेजेस मैं भी निकाल के दिखाता हूं। पहले ऊपर आरएफओ की परसेंटेजेस भर दो, 100 भर दी। मैं सिर्फ अब 21 वाले साल को पहले निपटा रहा हूं। पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूं, आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो फिर। सबसे पहले 100% आरएफओ के ऊपर, तो टोटल इनकम की भी 100 बन गई, और कुछ है ही नहीं। टोटल इनकम की 100 बनने का सिंपल फॉर्मूला, 20 लाख, देखना इधर पेन देखो, मेरा पेन सामने, 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। प्रोसेस ये है, 20 डिवाइडेड बाय 20 नहीं है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नहीं है, टोटल डिवाइडेड बाय आरएफओ। अचानक से आरएफओ बराबर है, मुझे क्या लेना भाई, बराबर हो, कम हो, ज्यादा हो, क्या कभी कम हो सकती है टोटल इनकम आरएफओ से? सोच के देखो एक बार, टोटल इनकम आरएफओ से कभी कम हो सकती है? नहीं यार, टोटल तो उतना तो होएगा ही होएगा, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अगला 10 लाख डिवाइडेड बाय, बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालनी है? आइटम डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना बना? अगला क्या मुझे निकालना पड़ेगा? 10 लाख की जगह 1 लाख है, तो वहां से 50 की जगह 5 लिख दो, तो इसका टोटल क्या बनेगा? 55। किसी ने एक समझदारी वाली बात सीखनी है तो सीख लो, ये टोटल एक्सपेंस 55 है ना, नीचे आंसर एंड में 45 आना चाहिए, क्योंकि आरएफओ सेल को बेस ले रहे हो, जिसमें से टोटल खर्चे अगर 55 हैं तो बाकी नीचे एंड में सारा बचा हुआ 45 आएगा, देखना। चलो पीबीटी निकालना, 9 लाख अपॉन 9 लाख अपॉन इंटू 100 कितना बनता है? आ गया, प्रॉफिट आना ही चाहिए था ना यार। 100 में से 55 माइनस कर रहे हो, 100 क्या है? इनकम, इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर रहे हो, मतलब 100 में से 55 माइनस कर रहे हो, उधर 20 में से 11 माइनस कर रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद 4.5 अपॉन 20 लाख, 22.5, नीचे भी 22.5। किसी को लग रहा है जल्दी है तो घर पे थोड़ी सी अपने आप तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर हम परसेंटेज निकालने बैठे तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा। वैल्यू बता दी 9 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ऐसे ही अगले साल पे आ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट ईयर पे। सबसे पहले बेस लो, आरएफओ का बेस लो 100। अब ये क्या बनेगा? 12 लाख अपॉन 36 लाख इंटू 100। 12 36 ना, ये 33 बैठता है, तो 33.33। अगले का 6.67, बाकी आप अपने आप निकाल लेना। 40 बन रहा है, 40 बनेगा ना, खर्चों का टोटल 33 प्लस 6, हाँ 21 लाख वाला ये 60 बन जाएगा, 30। ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गए। बस कल से नया चैप्टर शुरू, कैश फ्लो, कोई छुट्टी मत करना। 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, कम से कम 2 घंटे की। टाइम शाम को मैसेज आ जाएगा, आइडिया हो सकता है 3 बजे के